क्या आपका दिल चाहता है घर पर मिले कोचिंग वाली पढ़ाई? तभी प्ले स्टोर से बेस्ट टेक्निकल एकेडमी ऐप डाउनलोड करें। डियर स्टूडेंट, बेस्ट टेक्निकल एकेडमी का ऑनलाइन पोर्टल में स्वागत है। मैं इंजीनियर विकास कुमार। आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। ये जो है मेथड ऑफ स्टार्टिंग ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। आखिर हम पहले क्लास में बता चुके हैं, अगर नई वीडियो देखें तो जाके देखिए कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर अपने आप स्टार्ट नहीं होता है क्योंकि उसके पास सेल्फ स्टार्टिंग टॉर्क नहीं होता है। तो सेल्फ स्टार्टिंग उसको बनाने के लिए हम लोग क्या एडिशनल फोर्स चाहिए। तो कौन कौन मेथड से एडिशनल फोर्स दे सकते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मेथड ऑफ स्टार्टिंग ऑफ इंडक्शन मोटर। तो कैसे कैसे इंडक्शन मोटर कैन बी स्टार्ट इन वेरियस वे। द इंडक्शन मोटर, द सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, द सिंगल फेज इंडक्शन मोटर कैन बी स्टार्ट by using in various way वेरियस वे में आप लोग को क्या कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। वेरियस वे में इसको हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। किसको स्टार्ट कर सकते हैं सर? इंडक्शन मोटर को। कौन कौन वे हमारा हो सकता है स्टार्ट करने का? सबसे पहला वे हो सकता है बाय स्प्लिटिंग द फेज। पहला हो सकता है बाय स्प्लिटिंग द फेज। अब फेज को स्प्लिट करके जब हम इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करेंगे तो जैसे हम स्टार्ट करते हैं उसी के आधार पर इंडक्शन मोटर का हमारा सिंगल फेज का नाम है। अगर ऐसा करेंगे तो इसको हम लोग बोलेंगे स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर। क्या बोलेंगे बताइए? स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर। इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे बताइए? स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर। जब आप फेज को स्प्लिट करके इंडक्शन मोटर को स्टार्ट कीजिएगा तो उसको हम लोग बोलेंगे स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर। हम लोग कैपेसिटर के द्वारा भी फोर्स प्रदान कर सकते हैं। तो दूसरा हमारा है बाय कैपेसिटर। दूसरा हमारा कैसे हो सकता है, कैसे स्टार्ट कर सकते हैं? बाय यूजिंग कैपेसिटर। तो कैपेसिटर के द्वारा भी हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। तो कैपेसिटर के द्वारा कैसे कैसे स्टार्ट कर सकते हैं? एक तो केवल कैपेसिटर जो होगा स्टार्टिंग दौरान में होगा। एक जो होगा से आपका कैपेसिटर जो होगा स्टार्ट इंडक्शन मोटर। यानी कि एक जो होगा से कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर होगा। दूसरा जो होगा से क्या होगा, कैपेसिटर रन इंडक्शन मोटर। यानी कि कैपेसिटर स्टार्टिंग के दौरान भी होगा, साथ ही साथ क्या रनिंग के दौरान भी होगा। दूसरा जो होगा कैपेसिटर स्टार्ट एंड कैपेसिटर रन इंडक्शन मोटर। एक जो होगा से आपका टू कैपेसिटर मॉडल होगा। एक क्या होगा बताइए? टू कैपेसिटर मॉडल होगा। ये टू कैपेसिटर मॉडल भी होगा, वो कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन जैसा ही आपका होगा, जिसको हम लोग परमानेंट कैपेसिटर इंडक्शन मोटर बोलते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग परमानेंट कैपेसिटर इंडक्शन मोटर बोलते हैं। या सैडेड पोल कंस्ट्रक्शन। तीसरा जो हम लोग कैसे स्टार्ट कर सकते हैं? बाय सैडिंग। तीसरा हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं बाय सैडिंग पोल कंस्ट्रक्शन। बाय सैडिंग पोल कंस्ट्रक्शन हम बात करते हैं। इसको हम लोग अगर सैडिंग पोल कंस्ट्रक्शन के आधार पर अगर हम लोग इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो इसको बोलेंगे सैडेड पोल इंडक्शन मोटर। इसको क्या बोलेंगे बताइए? सैडेड पोल इंडक्शन मोटर बोलेंगे। ठीक है, यानी कि इस तरीके से हम लोग बात करेंगे बाय स्प्लिटिंग द फेज, जिसको बोलेंगे स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर। बाय यूजिंग कैपेसिटर में तीन तरह का होगा। एक कैपेसिटर केवल स्टार्टिंग दौरान में होगा, एक कैपेसिटर स्टार्ट और रन दोनों दौरान में होगा, जिसको कभी कभी हम लोग परमानेंट कैपेसिटर मॉडल के नाम से भी जानते हैं। तीसरा जो है से टू कैपेसिटर मॉडल। इसमें दो कैपेसिटर होगा, एक परमानेंटली कनेक्टेड होगा, एक परमानेंटली कनेक्टेड नहीं होगा, ड्यूरिंग द स्टार्टिंग ही केवल होगा। ये तीन तरीके से हम लोग कैपेसिटर से स्टार्ट कर सकते हैं। और एक बाय यूजिंग
सैडिंग पोल कंस्ट्रक्शन है, तो सैडिंग पोल कंस्ट्रक्शन के द्वारा अगर हम स्टार्ट करेंगे तो इसको बोलेंगे हम लोग सैडेड पोल इंडक्शन मोटर। ठीक है, तो हम सारे को बारी बारी से एक्सप्लेन करते हैं कि स्प्लिट फेज क्या होता है, कैपेसिटर वाला क्या होता है, सैडिंग पोल क्या होता है। ठीक है, तो सारे को हम 1 बाय 1 करके एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए मेथड को पहले, इसके बाद 1 करके हम लोग डिस्क्राइब करते हैं। चलिए अब हम बात कर रहे हैं स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर का बात करते हैं। ठीक है, स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर का बात करते हैं। देखिए ध्यान दीजिए कि स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर क्या है। स्प्लिट फेज मतलब एक ही फेज को दो भाग में क्या करेंगे, स्प्लिट फेज करेंगे। ठीक है, यानी कि स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर कंसिस्ट ऑफ 2 वाइंडिंग। कौन कौन सा 2 वाइंडिंग होगा, एक को बोलेंगे मेन वाइंडिंग, दूसरा को क्या बोलेंगे, ऑक्सिलरी वाइंडिंग बोलेंगे। यानी कि सिंगल फेज वाइंडिंग को ही 2 वाइंडिंग में क्या किए, तोड़ दिए हैं। वन इज कॉल्ड एज द स्प्लिट वाइंडिंग, यानी कि इन दिस मोटर phase single phase are split into 2 वाइंडिंग, 2 वाइंडिंग में इसको क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे, जिसको वन इज कॉल्ड इन विच वन इज कॉल्ड मेन वाइंडिंग, एक को हम लोग क्या बोलेंगे, मेन वाइंडिंग, एंड अदर इज कॉल्ड ऑक्सिलरी वाइंडिंग, ऑक्सिलरी वाइंडिंग। एक को मेन वाइंडिंग बोलेंगे और अदर को क्या बोलेंगे हम लोग, बताइए, ऑक्सिलरी वाइंडिंग बोलेंगे। यानी कि इसमें क्या होगा, बताइए, 2 वाइंडिंग होगा, एक वाइंडिंग को बोलेंगे मेन वाइंडिंग, दूसरा वाइंडिंग को क्या बोलेंगे हम लोग, बताइए, ऑक्सिलरी वाइंडिंग बोलेंगे। ठीक है, यानी कि देखिए हमारा मेन वाइंडिंग और ऑक्सिलरी वाइंडिंग का हम बात कर रहे हैं, मेन वाइंडिंग और क्या बात कर रहे हैं, बताइए, ऑक्सिलरी वाइंडिंग का बात कर रहे हैं। यानी कि इस मोटर में क्या होता है, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में एक ही फेज को 2 भाग में क्या कर रहे हैं, स्प्लिट कर रहे हैं, जिसमें कि एक वाइंडिंग को हम लोग मेन वाइंडिंग बोलते हैं, जबकि दूसरा वाइंडिंग को क्या बोलते हैं, ऑक्सिलरी वाइंडिंग बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा मेन वाइंडिंग ऑक्सिलरी वाइंडिंग का कंसेप्ट क्या है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये मान लो कि रोटर है, तो ये बेसिकली जो है सिंगल फेज स्टेटर को हम लोग क्या करेंगे, 2 भाग में हम लोग क्या करेंगे, स्टेटर कंसिस्ट ऑफ 2 वाइंडिंग। ये हमारा सिंगल फेज आर स्प्लिट इनटू 2 वाइंडिंग, यानी कि स्टेटर को 2 भाग में हम लोग स्प्लिट कर रहे हैं। एक जो है से क्या बताइए, मेन वाइंडिंग है, दूसरा वाइंडिंग जो है ऑक्सिलरी वाइंडिंग है, लेकिन एक स्विच के साथ ये वाला कनेक्टेड है, ऑक्सिलरी वाइंडिंग। ठीक है, ऐसा है। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, बताइए, सिंगल फेज AC सप्लाई हम लोग देते हैं। हम लोग क्या करते हैं, सिंगल फेज AC सप्लाई क्या करेंगे, देंगे, सिंगल फेज AC सप्लाई देंगे। देखिए हमारा क्या होगा, यहाँ पर हमारा क्या है, बताइए, सिंगल फेज AC सप्लाई है, अब हम सिंगल फेज AC सप्लाई देंगे, इसको सिंगल फेज AC सप्लाई देंगे। ये जो है मेन वाइंडिंग है, XM मान लिया जाए, ये ऑक्सिलरी वाइंडिंग है, XM मान लिया जाए। यहाँ पर जो स्विच है इसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल स्विच। ये जो स्विच है इसको स्पेशल नाम दिया सेंट्रीफ्यूगल स्विच। रोटर के पास भी कुछ वाइंडिंग होगा, ये जो है आपका सब क्या है, बताइए, रोटर वाइंडिंग है। ये वाइंडिंग क्या है, बताइए, सब रोटर वाइंडिंग है। ये जो है आपका रोटर वाइंडिंग है। ठीक है, और ये स्टेटर वाइंडिंग बेसिकली सिंगल फेज स्प्लिट इनटू 2 वाइंडिंग, यानी कि बोल सकते हैं स्टेटर के पास 2 वाइंडिंग है, जिसमें मेन वाइंडिंग जो होता है हाईली इंडक्टिव होता है, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स की संख्या क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। इसमें क्या होता है, बताइए, मेन वाइंडिंग जो होता है इसे क्या होता है, बताइए, हाईली इंडक्टिव इन नेचर। द मेन वाइंडिंग इज हाईली इंडक्टिव इन नेचर। द मेन वाइंडिंग इज हाईली इंडक्टिव इन नेचर। मेन वाइंडिंग जो है से क्या है, हाईली क्या होगा, बताइए, इंडक्टिव इन नेचर होगा। और एक कनेक्टेड जो होगा, स्टार्टिंग में भी कनेक्टेड होगा और रनिंग में भी कनेक्टेड होगा, एंड कनेक्टेड एट ऑल टाइम, एंड इट इज कनेक्टेड एट ऑल टाइम। ये सभी टाइम में क्या होगा, बताइए, आपका कनेक्टेड होगा, एंड इट इज कनेक्टेड एट ऑल टाइम। ऑल टाइम कहने का मतलब क्या हुआ, स्टार्टिंग एज वेल एज रनिंग। दैट इज स्टार्टिंग कंडीशन में भी रहेगा, स्टार्टिंग एज वेल एज कैसा, बताइए, रनिंग।
ये स्टार्टिंग में भी कनेक्टेड रहेगा, साथ ही साथ कैसा रहेगा बताइए, रनिंग में भी कनेक्टेड रहेगा। एक किसका हम चर्चा कर रहे हैं बताइए, ए स्टार्टिंग वाइंडिंग, ये हमारा किसका बताइए, मेन वाइंडिंग। और दूसरा जो है ऑक्सिलरी। ऑक्सिलरी मतलब ऐसे ही होता है सहायक। सहायक मतलब वो हरदम आपका जो मेन चीज़ तो आप ही हैं, आपके बारे में आपका कोई सहायक हो सकता है, आपका असिस्टेंट हो सकता है, लेकिन आपका सब दिमाग को नहीं ना पड़ेगा, सारा मेन तो वर्क आपको करना है। तो असिस्टेंट हमेशा असिस्टेंट होता है। तो ऑक्सिलरी वाइंडिंग जो है, ऑक्सिलरी वाइंडिंग जो है सहायक वाइंडिंग है। तो ये केवल और केवल जो कब कनेक्टेड रहता है, ड्यूरिंग द स्टार्टिंग के दौरान ही कनेक्टेड रहता है, ठीक है। और ये ऑक्सिलरी वाइंडिंग जो है बेसिकली जो है से हाईली रेजिस्टिव बनाया जाता है, इसका नंबर ऑफ टर्न्स जो होता है से बहुत कम रहता है, ठीक है। ये जो है द ऑक्सिलरी वाइंडिंग, द ऑक्सिलरी वाइंडिंग, द ऑक्सिलरी वाइंडिंग, द ऑक्सिलरी वाइंडिंग हैव लेस नंबर ऑफ टर्न्स। और जबकि इसका टर्न्स क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है, लेस नंबर ऑफ टर्न्स, लेस नंबर ऑफ टर्न्स होता है। एंड मेक्स एंड इट इज हाईली कैसा, हाईली रेजिस्टिव। एंड इट इज हाईली रेजिस्टिव इन नेचर। ये हाईली रेजिस्टिव इन नेचर होगा, और हाईली रेजिस्टिव नेचर होगा एंड कनेक्टेड ओनली ड्यूरिंग द स्टार्टिंग। एंड ऑक्सिलरी वाइंडिंग जो होता है, द ऑक्सिलरी वाइंडिंग आर कनेक्टेड during the starting only, so it is also called, auxiliary winding, so it is also called as a starting winding, it is also called as the starting winding। इसको हम लोग स्टार्टिंग वाइंडिंग भी कहते हैं। अब हमारा देखिए दो वाइंडिंग है, मेन वाइंडिंग हाईली इंडक्टिव है, ऑक्सिलरी वाइंडिंग हाईली रेजिस्टिव है, और ये जो है ये हमारा कनेक्टेड होता है किसके द्वारा, सेंट्रीफ्यूगल स्विच के द्वारा। आखिर हमारा मेन पर्पस जो है ये दो वाइंडिंग का क्या पर्पस है, ये दो वाइंडिंग का बेसिकली मेन पर्पस है कि आपका फेज को स्प्लिट कर पाए, फेज को क्या करे, स्प्लिट कर पाए, और दोनों के बीच क्या हो, एंगल आपका कुछ डेवलप कर पाए, जिससे कि कुछ टॉर्क लगे। द मेन पर्पस ऑफ ऑक्सिलरी वाइंडिंग, जिसको स्टार्टिंग वाइंडिंग बोलते हैं, ऑक्सिलरी वाइंडिंग टू डेवलप स्टार्टिंग टॉर्क by creating phase angle between किसके बीच, फेज करंट एंगल बिटवीन, इसमें करंट मान लिया जाए ए IM है, इसमें करंट मान लिया जाए IA है, इसमें IA करंट जाएगा, जिसको ऑक्सिलरी वाइंडिंग में बिटवीन किसके बताइए, IM एंड IA के बीच में, ठीक है। IM को क्या बोलेंगे, मेन वाइंडिंग करंट एंड ऑक्सिलरी, बिटवीन मेन वाइंडिंग करंट, बिटवीन मेन वाइंडिंग करंट एंड ऑक्सिलरी वाइंडिंग करंट, ऑक्सिलरी वाइंडिंग करंट। मेन वाइंडिंग करंट को IM, ऑक्सिलरी वाइंडिंग करंट को क्या बोलेंगे हम लोग, IA। तो IM और IA के बीच में यानी कि इस IM और IA के बीच में क्या होगा बताइए, फेज एंगल को क्रिएट करे, फेज एंगल क्रिएट करेगा, जिसके कारण क्या होगा बताइए, ये रन करेगा। फेज एंगल से क्या होगा बताइए, टॉर्क डेवलप करेगा, क्योंकि टॉर्क जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ एंगल बिटवीन द किसके, IM और IA के बीच में आपका होता है। जैसे कि देखें हमारा बात करते हैं यहाँ पर जो टॉर्क होता है बेसिकली, टॉर्क जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि देखिए हमारा टॉर्क जो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क, ये बेसिकली IM IA इंटू कितना होता है, साइन अल्फा। यानी कि ये जो भी टॉर्क होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होगा बताइए, साइन अल्फा का होगा। टॉर्क किसका होगा बताइए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होगा हमारा, साइन अल्फा के
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ये जो है आपका साइन अल्फा का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, जो कि क्या होगा बताइए, आपका टॉर्क होगा। यहाँ तक बात समझे। तभी हमारा अल्फा किसके किसके बीच का एंगल है, आई एम और आई ए के बीच का एंगल है। वेयर 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 अल्फा इज एंगल बिटवीन किसके किसके बीच है, बिटवीन किसके किसके बीच, आई एम के बीच का एंगल है, आई एम के बीच का एंगल है, एंड किसके बीच का एंगल है बताइए, आई ए के बीच का एंगल है, जो कि हमारा साइन अल्फा जो है, अल्फा इज द एंगल बिटवीन आई एम एंड आई ए के बीच का एंगल है। तो ये अल्फा पर निर्भर करेगा। अब हम देखते हैं फेजर डायग्राम बना करके सर देखते हैं, फेजर डायग्राम बनाते हैं इसमें, देखिए उसके बाद हम लोग आगे का बात करते हैं। देखिए हमारा अगर हम फेजर डायग्राम बनाएंगे, इधर मिटा रहे हैं, आप लोग लिख लीजिए जल्दी से, हम मिटा रहे हैं। देखिए हम फेजर डायग्राम बनाएंगे, फेजर डायग्राम से आपका और क्लियर होगा, फेजर डायग्राम से देखिए हमारा और क्लियर होगा। ध्यान दीजिए, अगर हम फेजर डायग्राम बनाएंगे तो फेजर डायग्राम में आपको हम रेफरेंस लेने के लिए सिखा चुके हैं। रेफरेंस हम किसको रेफरेंस लेते हैं आप बताइए, फेजर डायग्राम हम जब भी बनाते हैं तो रेफरेंस में हम किसको लेते हैं, रेफरेंस क्वांटिटी किसको लेते हैं। तो फेजर डायग्राम हम जब भी बनाएंगे तो रेफरेंस हम उसको लेते हैं जो चीज़ सेम होता है। तो ये दोनों वाइंडिंग आपस में क्या बताइए, पैरेलल है, और आपस में यदि दोनों वाइंडिंग पैरेलल होगा तो सेम क्या होगा बताइए, वोल्टेज लेंगे। क्लियर है। इसमें हम लोग रेफरेंस किसको लेंगे, यानी कि फेजर डायग्राम अगर हम बनाएंगे, फेजर डायग्राम बनाएंगे तो फेजर डायग्राम में हम लोग रेफरेंस उसको लेते हैं जो चीज़ सेम होता है। इसमें रेफरेंस किसको लेंगे सर बताइए, वोल्टेज को रेफरेंस लेंगे। ये वोल्टेज इज द रेफरेंस क्वांटिटी, वोल्टेज इज द रेफरेंस क्वांटिटी। अब हमारा एक करंट को हमको दर्शाना है, बेसिकली करंट आई जो है से आपका रिजल्टेंट करंट है, करंट आई जो है से रिजल्टेंट करंट है। आई एम जो जा रहा है मेन वाइंडिंग में करंट जा रहा है, आई ए जो जा रहा है किस में, ऑक्सिलरी वाइंडिंग में करंट जा रहा है। ध्यान से समझिएगा। अब देखिए ये आई ए को हम लोग क्या माने हैं बताइए, हाईली रेजिस्टिव है, लेकिन है तो कॉइल ही, कुछ न कुछ तो इंडक्टिव होगा, तो कुछ न कुछ क्या करेगा, लैग करेगा। ज़्यादा एंगल से नहीं लैग करेगा, लेकिन कुछ न कुछ तो लैग करेगा सर। तो चलो ये कुछ न कुछ लैग करेगा। मान लीजिए कि ऑक्सिलरी वाइंडिंग में करंट है, आई ए सम एंगल से आपका लैग कर रहा है, मान लिया जाए। क्यों ऐसा है, क्योंकि ये रेजिस्टिव नेचर का है, लेकिन कुछ न कुछ इंडक्टिव है। ज़्यादा इंडक्टिव होगा तो इधर तक आता, लेकिन समटाइम्स ही इंडक्टिव है, कुछ ही इंडक्टिव है, ज़्यादा नेचर इंडक्टिव का नहीं है, ज़्यादा रेजिस्टिव का है, इसलिए इसके साथ फेज के बहुत ही करीब है। लेकिन ये वाली जो है हाईली इंडक्टिव इन नेचर है। तो हाईली इंडक्टिव है तो इससे क्या होगा बताइए, ज़्यादा दूर होगा, रेजिस्टिव पार्ट इसमें कम होगा, किसमें, आई एम में। और ये जो अल्फा जो है बेसिकली एंगल बिटवीन किसके किसके बीच है, अल्फा ए एंगल है, और ये अल्फा का मान जो लगभग जो होता है इस केस में कितना डिग्री होता है, 30 डिग्री। यानी कि यहाँ पर जो अल्फा होता है ये हमारा अल्फा इक्वल टू कितना होता है, लगभग 30 डिग्री होता है। इन किस में, स्प्लिट फेज, इन किस में बताइए, स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर। स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर में ये अल्फा का मान जो होता है लगभग 30 डिग्री होता है। इसको आप ध्यान में रखिएगा, इसको आप ध्यान में रखिएगा। अल्फा कितना डिग्री होता है बताइए, 30 डिग्री होता है। अब ये अल्फा के कारण बताइए यहाँ पर हमारा टॉर्क मिल गया। टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कितना हो जाएगा बताइए, साइन 30 का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा लगभग। तो ये अल्फा पर निर्भर करेगा सर। तो इसमें अल्फा क्या है बताइए, बहुत कम है। अगर अल्फा का मान और बढ़ जाएगा तो साइन का एंगल बढ़ने से मान बढ़ता है, मतलब क्या, टॉर्क बढ़ेगा। यानी कि टॉर्क कैसे बढ़ा सकते हैं, इस अल्फा का मान को अगर हम बढ़ा दें तो टॉर्क क्या होगा आपका, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। तो टॉर्क आपका बढ़ सकता है, लेकिन इसमें अल्फा हम अपने मन से ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, स्टार्टिंग में टॉर्क जो था आपका 0 था, लेकिन इस फेज स्प्लिट के कारण आपका टॉर्क आ गया। अगर फेज स्प्लिट नहीं करता, दो भाग में स्प्लिट नहीं करते तो अल्फा 0 होता, तो साइन 0 का मान क्या होता है, 0, यानी कि कोई भी टॉर्क आपका नहीं आता। लेकिन यहाँ पर क्या है, आपका टॉर्क कुछ न कुछ आ गया। जब टॉर्क आ गया तो बताइए इंडक्शन मोटर क्या घूमना चालू होगा कि नहीं। अरे जब हमारा स्टार्टिंग टॉर्क डेवलप हो जाएगा किसके द्वारा बताइए, इसके द्वारा, ऑक्सिलरी वाइंडिंग के द्वारा। यानी कि यानी कि इसका एक फंक्शन और हो गया, मेन फंक्शन क्या हो गया बताइए, स्टार्टिंग में टॉर्क डेवलप करना, जिसके कारण मोटर क्या होगा, स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि हम लोग ये भी बोल सकते हैं, द मेन फंक्शंस ऑफ ऑक्सिलरी वाइंडिंग इज टू स्टार्ट द इंडक्शन मोटर। इसका हम लोग बात करेंगे, द मेन फंक्शन क्या है बताइए, द मेन फंक्शन ऑफ ऑक्सिलरी मोटर, द मेन फंक्शंस ऑफ ऑक्सिलरी मोटर is to start the induction motor, इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करने के लिए आपका इस ऑक्सिलरी वाइंडिंग को क्या है, ज़रूरत है। लेकिन जब आपका स्टार्ट हो जाएगा
तो बताइए जब स्टार्ट हो जाएगा तब हमारा क्या करेंगे, ये नियर टू द सिंक्रोनस स्पीड यदि पहुंच जाएगा तब हम लोग ये ऑक्सिलरी वाइंडिंग को क्या करते हैं, डिस्कनेक्ट कर देते हैं। किसके द्वारा, इस सेंट्रीफ्यूगल स्विच के द्वारा। तो यानी कि ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच फंक्शन कब करता है, जब हमारा रोटर का स्पीड लगभग सिंक्रोनस स्पीड स्टेबल कंडीशन में चला जाता है, उसके बाद ऑक्सिलरी वाइंडिंग को हम लोग क्या करते हैं, डिस्कनेक्ट कर देते हैं। किसके द्वारा, सेंट्रीफ्यूगल स्विच के द्वारा। इसमें ऑटोमेटिक कंट्रोल एक्शन होता है, आपको नहीं करना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली क्या होता है, डिस्कनेक्ट हो जाता है। किसके द्वारा, सेंट्रीफ्यूगल स्विच के द्वारा। यानी कि जब स्टार्ट हो जाएगा, व्हेन रोटर स्टार्ट क्या करेगा बताइए, रोटेटिंग एंड रीच द रोटर किसके कारण, इसके कारण द रोटर स्टार्ट रोटेटिंग एंड व्हेन रीचेज मतलब क्या, पहुंचना। व्हेन रीचेज नियर टू सिंक्रोनस स्पीड, नियर टू सिंक्रोनस स्पीड बोल सकते हैं, या फिर लगभग हम लोग बात कर सकते हैं 70% के आसपास सिंक्रोनस स्पीड हमारा नियर टू अप्रोचेज नियर टू 70% ऑफ सिंक्रोनस स्पीड, 70% ऑफ सिंक्रोनस स्पीड जब हम 70% ऑफ सिंक्रोनस स्पीड पर पहुंच जाएंगे तो ऑक्सिलरी वाइंडिंग क्या होगा, ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट हो जाएगा। किसके द्वारा, सेंट्रीफ्यूगल स्विच के द्वारा। देन auxiliary winding will be disconnected, the auxiliary winding will be disconnected। ये क्या होगा बताइए, डिस्कनेक्टेड हो जाएगा। ऑक्सिलरी वाइंडिंग विल बी डिस्कनेक्टेड बाय किसके द्वारा बताइए, सेंट्रीफ्यूगल स्विच। डिस्कनेक्टेड बाय यूजिंग किसके द्वारा बताइए, बाय यूजिंग सेंट्रीफ्यूगल स्विच के द्वारा क्या होगा, डिस्कनेक्ट हो जाएगा। अब बताइए ये जब डिस्कनेक्ट हो गया तो स्टेटर के पास कितना वाइंडिंग हुआ, एक ही वाइंडिंग। एंड इंडक्शन मोटर रन एज सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। देन मोटर विल रन एज कैसा बताइए, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। यानी कि हमारा बोल सकते हैं कि दो फेज के द्वारा स्टार्ट हो रहा है। एक ही फेज को बेसिकली स्प्लिट किए हैं, ये हमारा दो फेज को स्प्लिट किए। क्यों, क्योंकि टॉर्क पैदा हो। टॉर्क जब पैदा हो गया और जब घूमना चालू हो गया, जैसे 70% ऑफ सिंक्रोनस स्पीड पहुंचा तो ये क्या होगा बताइए, ऑक्सिलरी वाइंडिंग जो है से डिस्कनेक्ट हो गया और केवल क्या बच गया, मेन वाइंडिंग सर्किट में बच गया। और मेन वाइंडिंग में सर्किट में बच गया तो ये हमारा क्या होगा, मेन वाइंडिंग बच गया तो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर टाइप का क्या करेगा, रन करेगा। ठीक है, तो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर टाइप का रन करेगा। यहाँ तक अब बिल्कुल क्लियर हो गया। तो यहाँ तक आप नोट कीजिए, जल्दी से आगे बात करते हैं इसी में। चलिए अब हम बात कर रहे हैं ये जो ऑक्सिलरी वाइंडिंग अभी हम बताएं 70% स्पीड हो जाएगा तो इसको रिमूव कर देंगे। यानी कि ये इतना देर में बहुत कम समय लगता है। यानी कि ऑक्सिलरी वाइंडिंग जो है से बहुत शॉर्ट टर्म के लिए कनेक्टेड होता है। यानी कि बहुत शॉर्ट टाइम के लिए अगर कनेक्टेड होगा, यदि शॉर्ट टाइम में अगर कनेक्टेड होगा तो अगर इसको जितना ज़्यादा रेजिस्टिव बनाएंगे उतना बेटर होगा। क्यों ज़्यादा रेजिस्टिव बनाने से बेटर होगा, क्योंकि इसमें जो I2R होगा, I2R जो होगा ये बहुत शॉर्ट टाइम के लिए होगा। बहुत शॉर्ट टाइम के लिए यदि होगा हमारा, तो जब शॉर्ट टाइम के लिए होगा तो बहुत ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा रेजिस्टिव होगा तो जितना ज़्यादा रेजिस्टिव होगा तो देखिए आइए इधर आपका शिफ्ट करेगा तो अल्फ़ा का मान बढ़ेगा। अल्फ़ा का मान बढ़ेगा तो बताइए स्टार्टिंग में टॉर्क क्या होगा, बढ़ेगा। यानी कि ये जो है बहुत शॉर्ट टर्म के लिए कनेक्टेड होता है। सेंस ऑक्सिलरी वाइंडिंग is connected for very short time, so better to make it highly resistive, क्योंकि पावर लॉस भी होगा तो क्या बहुत शॉर्ट टाइम के लिए होगा। बिकॉज पावर लॉस कौन सा पावर लॉस होगा, I2R लॉस will occurs only for short duration
ओनली फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम, केवल शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए अगर हमारा होगा तो क्या होगा बताइए फिर। अगर हम ओनली फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम का बात करेंगे तो ये केवल ओनली फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन टाइम ऑफ टाइम होगा। बट क्या होगा बताइए, बट स्टार्टिंग टॉप, बट अल्फा इज इंक्रीजेज, hence starting torque will be improved, hence starting torque will be improved, starting torque will be improved, स्टार्टिंग टॉर्क क्या होगा बताइए, इम्प्रूव्ड हो जाएगा। यहाँ तक बात समझे। और मान लिया कि ये सिंगल फेज इंडक्शन मोटर इस डायरेक्शन में घूम रहा है और आपको क्या चाहिए, अगर चाहिए कि उल्टा डायरेक्शन में घुमाएं तो ये दोनों में से कोई भी फेज का कनेक्शन को हम लोग क्या करेंगे, रिवर्स करेंगे। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन पूछता है कि हम लोग कैसे सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का रोटेशन को रिवर्स कर सकते हैं। तो कोई भी एक वाइंडिंग के कनेक्शन को रिवर्स करके ये हमारा इसका रिवर्स करें या नहीं तो फिर इसका उल्टा कनेक्शन करेंगे, तो इसको ये उल्टा या इसको उल्टा करने से आपको क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, ऑफ स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर can be reversed by reversing either main winding or auxiliary winding, आइदर मेन वाइंडिंग को हम लोग रिवर्स करेंगे या फिर किसको रिवर्स करेंगे, ऑक्सिलरी वाइंडिंग को हम लोग रिवर्स करेंगे। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आया। अब हम लोग देखते हैं इसका टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में देखते हैं। टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में देखते हैं। इसका कैसा टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, इसका एप्लीकेशन क्या होगा, इसका ड्रॉबैक्स क्या होगा, सारे चीज़ों को हम लोग देखते हैं। ठीक है, इसका हम लोग सबसे पहले बात करते हैं टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स बात करते हैं टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ किसका बताइए, स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर का हम लोग को क्या ड्रॉ करना बताइए, टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स। एक तरफ क्या होगा टॉर्क, दूसरा तरफ क्या होगा बताइए स्लिप से। एक तरफ क्या होगा बताइए स्लिप, दूसरा तरफ क्या होगा बताइए टॉर्क। ऐसा हम लोग मान लिए। ये हम लोग टॉर्क और स्लिप में रिलेशन को ज्ञात करना है, कैसा हमारा रिलेशन होगा टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स को। अब हम ऐसा बात किए थे अगर हमारा एक ही वाइंडिंग अगर रहता, जस्ट हम पहले के लेक्चर में देखे थे स्टार्टिंग में टॉर्क क्या था सर, 0 था। केवल एक ही वाइंडिंग रहेगा तो स्टार्टिंग में जो टॉर्क होगा क्या होगा, 0 होगा। यानी कि इस तरह से आपका स्टार्टिंग में ऐसे आपका होगा, ये हमारा ऐसा हुआ था सर, ऐसा हुआ था ना। ये कब का था बताइए, जब केवल और केवल क्या था बताइए, एक ही वाइंडिंग था, तब आपका ऐसा हुआ था। केवल और केवल ऐसा था हुआ था कब, जब एक ही था। ये हमारा क्या मेन वाइंडिंग और प्लस ऑक्सिलरी वाइंडिंग दोनों था, तब ऐसा हुआ था। एक कब का था बताइए, मेन वाइंडिंग प्लस ऑक्सिलरी वाइंडिंग दोनों था, तब ऐसा हुआ था। ठीक है, अब ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या था, ये केवल क्या था बताइए, मेन वाइंडिंग था, तब ऐसा हुआ था। केवल मेन वाइंडिंग था, वहाँ पर दो वाइंडिंग नहीं लेकर के देख रहे थे तो स्टार्टिंग में टॉर्क 0 था। लेकिन अगर हम दोनों वाइंडिंग को लेकर के देखें, मेन वाइंडिंग प्लस ऑक्सिलरी वाइंडिंग दोनों को लेकर के देखें तो स्टार्टिंग में कुछ टॉर्क डेवलप हुआ, जिसको हम लोग TST बोलेंगे। TST स्टार्टिंग में टॉर्क डेवलप हुआ और इस तरीके से आपका होगा, अब देखिए ये जो है से बताइए क्या है, ये क्या है, मेन वाइंडिंग है और प्लस में क्या बताइए, ऑक्सिलरी वाइंडिंग है। प्लस में क्या है, ऑक्सिलरी वाइंडिंग है। मेन वाइंडिंग प्लस ऑक्सिलरी वाइंडिंग दोनों यहाँ पर शामिल है। अब बताइए ड्यूरिंग द स्टार्टिंग कंडीशन में स्टार्टिंग टॉर्क कैसे आया बताइए, क्योंकि मेन और ये दोनों कनेक्टेड है। तो स्टार्टिंग दौरान में आपको बताइए कैसा होगा। स्टार्टिंग दौरान में देखिए ऐसा होगा, मेन वाइंडिंग प्लस ऑक्सिलरी वाइंडिंग दोनों है कनेक्टेड,
ये क्या होगा बताइए, TST हुआ। लेकिन जैसे ही लगभग 70% स्पीड पहुंचा, यहाँ का स्लिप बताइए क्या है। सबसे पहले स्लिप का चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर का स्लिप क्या है 1, और यहाँ पर स्लिप क्या है बताइए 0। यहाँ 1 है मतलब रोटर स्पीड क्या है 0, यहाँ पर रोटर स्पीड क्या है बताइए, सिंक्रोनस स्पीड के बराबर है। यहाँ तक बात समझ में आया। अब देखिए हमारा यहाँ तक जब आपको बात समझ में आ गया तो स्टार्टिंग में देखिए आपका कैसा है। स्टार्टिंग में आपका दोनों कनेक्टेड है। लगभग हम लोग को 70% तक स्पीड आपका आया, 70% तक स्पीड आया। लगभग ये हमारा 0.7 टाइम्स ऑफ एनएस है लगभग। तो उस दौरान हम लोग क्या किए, लगभग क्या किए, इस सेंट्रीफ्यूगल स्विच के द्वारा इस वाइंडिंग को क्या किए, हटा दिए। ऑटोमेटिक एक्शन होता है। तब फिर इसको अब जब हटा देंगे तो केवल और कौन बच जाएगा बताइए, मेन वाइंडिंग ही बच जाएगा। केवल इसमें मेन वाइंडिंग बच जाएगा। तो इसका टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स थोड़ा सा ऐसे होकर कैसे होगा, थोड़ा सा ऐसे होगा, यानी कैसे आ रहा था ऐसे नहीं रहेगा, थोड़ा सा इसमें चेंजिंग आएगा, थोड़ा सा चेंजिंग आएगा। तो ये हमारा क्या है, मेन वाइंडिंग है। ये क्या है बताइए, ये अप टू द 70% स्पीड तक है। आफ्टर 70% ऑफ सिंक्रोनस स्पीड कैसा रहेगा, केवल मेन वाइंडिंग रहेगा। बात समझ में आया। ये हमारा मेन वाइंडिंग आपका है, ये मेन वाइंडिंग है, ये मेन वाइंडिंग है। ऐसे आपका मेन वाइंडिंग आ रहा था, ऐसे आपका मेन वाइंडिंग आ रहा था। ये मेन वाइंडिंग आपका हो गया। तो यानी कि यहाँ पर थोड़ा सा क्या होगा बताइए, टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स में यहाँ पर देखिए थोड़ा सा स्पीड में एक बैक चेंजिंग आएगा, इस तरीके से आएगा और ऐसा टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाएगा। और ये जो इसमें मैक्सिमम टॉर्क होता है, मैक्सिमम टॉर्क होता है टी मैक्स, ये हमारा टी मैक्स है, टी मैक्स है। ऐसा हम लोग बात करेंगे। टी मैक्स जो होता है 3 टाइम्स ऑफ फुल लोड टॉर्क होता है। और टी स्टार्टिंग जो होता है, टी स्टार्टिंग जो होता है 1.5 टाइम्स ऑफ TFL होता है। और ये जो होता है 3 टाइम्स ऑफ फुल लोड टॉर्क का होता है। इसमें जो मैक्सिमम टॉर्क होता है कितना होता है, 3 टाइम्स ऑफ फुल लोड टॉर्क। फुल लोड टॉर्क का 3 गुना होता है, जबकि स्टार्टिंग टॉर्क क्या होता है, फुल लोड टॉर्क का 1.5 गुना होता है। किसका टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये आपका सेंट्रीफ्यूगल स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर का, स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर का ये आपका क्या हो गया बताइए, टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया। यहाँ तक बात बिल्कुल आप अच्छे तरीके से हम आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब देखिए हमारा ध्यान दीजिए, आगे का बात करते हैं। इसको कहाँ कहाँ पर हम लोग यूज कर सकते हैं, इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पर हो सकता है। इस टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स को आप अच्छे से बनाइएगा, एग्जाम में भी बनाइएगा अच्छे से। और इसको ध्यान में रखिए, बहुत सारा बुक में मिसिंग है, बहुत सारा बुक में टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स को नहीं दिया है, बट हम आपको फुल डिटेल्स में बता रहे हैं, इसलिए कोई भी पॉइंट को स्किप नहीं कर रहे हैं, एक एक पॉइंट बताते हुए आपको चल रहे हैं। ठीक है, चलिए हम लोग बात करते हैं आगे, चलिए हम लोग आगे बात करते हैं। अब देखिए ध्यान दीजिए, अब देखिए इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पर हो सकता है। इसका हम लोग एप्लीकेशन का बात करते हैं कि इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पर हो सकता है, ध्यान दीजिएगा। इसको देखिए हम लोग एप्लीकेशन वॉशिंग मशीन में कर सकते हैं, एयर कूलिंग फैन में कर सकते हैं। इसका एप्लीकेशन सर पूछता है, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का एप्लीकेशन पूछता है। इसका कहाँ कहाँ पर हम लोग कर सकते हैं एप्लीकेशन, आपका वॉशिंग मशीन में कर सकते हैं, एयर कंडीशन फैन में कर सकते हैं। कहाँ कहाँ एप्लीकेशन हो सकता है, वॉशिंग मशीन में आपका हो सकता है, वॉशिंग मशीन में हो सकता है, वॉशिंग मशीन में इसका एप्लीकेशन। एयर कंडीशन फैन में हो सकता है, एयर कंडीशन फैन में हो सकता है, एयर कंडीशन फैन में हो सकता है। आपका सेंट्रीफ्यूगल पंप में हो सकता है, सेंट्रीफ्यूगल पंप में हो सकता है। और आपका फूड मिक्सर में हो सकता है, फूड मिक्सर में हो सकता है। ये सब में आपका इसका एप्लीकेशन आपका हो सकता है। ठीक है, फूड मिक्सर में। छोटा छोटा फैन में हो सकता है, लेथ मशीन में हो सकता है, आपका लेथ मशीन में हो सकता है, लेथ मशीन में हो सकता है। छोटा छोटा फैन में हो सकता है, स्मॉल फैन में हो सकता है, स्मॉल फैन में हो सकता है। ये सब इसका एप्लीकेशन है। और इस मोटर का डिसएडवांटेज भी कुछ है। डिसएडवांटेज क्या है बताइए, इसका पावर फैक्टर जो होता है बहुत ही कम होता है, और साथ ही साथ स्टार्टिंग टॉर्क कम होता है। इसका डिसएडवांटेज भी कुछ है। डिसएडवांटेज, इसका डिसएडवांटेज किसका, स्प्लिट फेज का। सबसे पहला डिसएडवांटेज का बात करेंगे कि इसका स्टार्टिंग टॉर्क क्या होता है, कम होता है। स्टार्टिंग टॉर्क इज लो होगा। दूसरा क्या होगा, पावर फैक्टर, इट हैव पुअर पावर फैक्टर, इट हैव पुअर पावर फैक्टर, पुअर या फिर लो बोल सकते हैं, लो पावर फैक्टर। ये पुअर पावर फैक्टर होगा या फिर क्या होगा बताइए, लो पावर फैक्टर होगा। ठीक है,
इस तरीके से हम लोग बात करेंगे कि इसका पावर फैक्टर भी क्या होता है, लो होता है। तो जितना बात हम बात किए सारे बातों का आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है, क्योंकि ये जो है से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अराइज होता है कम्पिटिटिव में भी और सेमेस्टर में भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अराइज होता है। और साथ ही साथ इसके बारे में डायरेक्टली आपको लिखने के लिए आ जाएगा स्टेट एंड एक्सप्लेन स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर, तो आप उसको लिख भी सकते हैं सेमेस्टर के बच्चे होंगे तो। बाकी आपका एसएससी जेई में भी कभी कभी पूछ देता है तो उसमें भी आप लिख सकते हैं इसी तरीके से, ठीक है। एसएससी जेई कन्वेंशनल एग्जाम भी होता है, जैसे कि आप सेमेस्टर में एग्जाम्स में लिखते हैं उसी तरह से एसएससी जेई कन्वेंशनल में भी आप लिख सकते हैं। क्लियर है? तो हम इस लेक्चर में इतना ही रहने देते हैं, बाकी अगले लेक्चर में दूसरा इंडक्शन मोटर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। क्लियर? इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू ऑल, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।